नमस्कार दोस्तों, मैं केशव झा स्वागत करता हूं एक बार फिर से महिनाम टैक्स हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टेचुअरी ऑडिट चेकलिस्ट। दोस्तों, स्टेचुअरी ऑडिट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूं जिसमें कुछ चीजें पेंडिंग रह गई थी, तो सोचा कि आपको कंप्लीटली बता दूं, टोटल फाइनल। ओके, तो इस वीडियो में उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले बता दूं, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे आके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ताकि ये वीडियो आपको कंप्लीटली अच्छे से समझ आए। ठीक है, सर्च करिए गूगल पे महिनाम टैक्स हेल्प यूट्यूब चैनल, आपको ऊपर दिख जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर। आते हैं अगले पॉइंट पे बात करते हैं। स्टेचुअरी ऑडिट पे बात करने से पहले ये बात कर ले कि जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है दोस्तों, वो चीज क्या होता है। कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, जांच करने से पहले आपको तो पता होना चाहिए कि चीजें है क्या, तभी तो आप जांच कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है ऑडिटर अपॉइंटमेंट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो होता है वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है बोर्ड्स ऑफ शेयर होल्डर्स के द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा। ये सब जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद जो है एक सीए जो भी है वो एलिजिबल हो जाते हैं उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने के लिए। ठीक है, इसके लिए पहले उनको नियुक्त करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट करना पड़ता है ऑडिटर का। ठीक है, देन उसके बाद इंगेजमेंट लेटर साइंड होता है सीए के द्वारा कि जो भी सीए है वो इस ऑडिट में इंगेज है। ठीक है, ताकि उनके पास अथॉरिटी है कि वो उनकी कंपनी का, उनके बिजनेस का ऑडिट कर सकते हैं। अब जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया तो अब क्या, अब ये समझना जरूरी है कि जिस चीज का, जिस बिजनेस का, जिस कंपनी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो किस टाइप की इंडस्ट्री है, उसमें किस तरह के काम होते हैं। क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग नेचर्स के होते हैं। कुछ व्हीकल लाइन के हो जाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन के हो जाते हैं, कुछ रियल इस्टेट हो गए। तो कहने का मतलब दोस्तों कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस है, तो आप जिस बिजनेस का आप ऑडिट कर रहे हो, आपको पहले उसकी समझ होनी चाहिए, उसके बारे में समझना पड़ेगा, उसके बारे में देखना पड़ेगा कैसे काम होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन लॉज। ठीक है, आपको जो एप्लीकेबल लॉ है, जो नियम है, जो रूल्स है, क्या है आपके बिजनेस पे, कौन सा लॉ जो है, कौन सा रूल है जो है वो एप्लीकेबल है, वो आपको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, जीएसटी के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वेरीफाई करनी है कि हम जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसके ऊपर इन सब चीजों में से कौन से नियम एप्लीकेबल होते हैं। देन उसके बाद जो नियम एप्लीकेबल होते हैं वो नियम सही से एप्लीकेबल, सही से हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें चेक करना होता है। रिस्क असेसमेंट एंड मटेरियलिटी लेवल डिटर्मिनेशन। कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट का क्या लेवल है, वो किस तरह से अपने लॉसों को देखता है, कल को कोई लॉस हो जाए तो उनके लिए उनके पास क्या प्रावधान है, एकदम से बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आ जाए तो इसके लिए उन्होंने रिस्क असेसमेंट के अंतर्गत क्या प्रावधान कर रखे हैं। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। दोस्तों, जो एक ऑडिटर होते हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं। ठीक है, कंपनी को अपने बिजनेस को सही से चलाने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स रखना पड़ता है, इंटरनल ऑडिट भी रखनी पड़ती है, ताकि जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो अंदर अंदर की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, वो आपका एक्सटर्नल ऑडिटर कभी नहीं देखता। तो वो एक ओवरव्यू, एक ऊपर का सैंपल बेसिस देखते हैं। तो इसके लिए आपको ये जरूरी है कि आपको इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ता है, और आपको सारी चीजें, एक एक चीजें करेक्ट, जो भी गलती है वो आपको खुद से ठीक करना होता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं वो उतना डीप में नहीं देख पाते हैं, नहीं देखते हैं। तो और अगर नहीं देखते और कोई गलती रह गई तो इसका रिस्क बिजनेसमैन या ओनर पे रहता है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि उन्हें अपना इंटरनल कंट्रोल्स को इतना मजबूत रखना होता है कि भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत ना आए, ऐसी कोई गलती ना हो। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट हुई है प्रीवियस ईयर में, वो कैसे हुई है, क्या क्या पॉइंट्स देखा गया था, क्या क्या पॉइंट्स ऐसा था जो उसमें पेंडिंग था, जो ठीक हुआ या नहीं हुआ, इंजोर कर लेंगे। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और बढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे आपको ट्रायल बैलेंस का बाइफरकेशन कर लेना होगा, वेरिफिकेशन कर लेना होगा कि जो आपका ट्रायल का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वो आपके लास्ट ईयर के क्लोजिंग से मैच है या नहीं है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है ओपनिंग के ऊपर, अगर आप देखना चाहो तो वहां से देख सकते हो हमारे चैनल पे जाकर।
देन उसके बाद है दोस्तों लेजर स्क्रूटनी। आपके बुक्स में जितने भी लेजर है वो सही हेड में गए हैं, सारे खर्चे हो, चाहे इनकम हो, चाहे परचेज हो, चाहे सेल हो, सही जगह पे जा रहे हैं या नहीं, आपको लेजर स्क्रूटनी करना पड़ता है। आप जब लेजर में जाओगे आप देखोगे 12 मंथ समय, अगर 11 मंथ में मान लो कि कोई फिगर्स ऐसा है जो सेम है और एक मंथ में अगर कोई बहुत उतार चढ़ाव हो गया है, तो आपको पता चल जाएगा ना कि इसमें क्या ऐसा रीजन है जो इस मंथ में इतना उतार चढ़ाव है। ठीक है, तो इस तरह से एक एक लेजर को आपको स्क्रूटनी करनी पड़ती है, जांच करनी पड़ती है। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में जो ग्रुपिंग दिया गया है उसके हिसाब से आपकी ग्रुपिंग बनी हुई है बुक्स में या नहीं बनी हुई है, ये इंश्योर करना है, ये चेक करना है। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपरेशन। आपको नोट्स टू अकाउंट्स जो बैलेंस शीट में आप देते हो, आपको उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अपने बुक से चेक करना पड़ेगा सारी चीजें एज इट इज सही जा रही है नहीं जा रही है। ठीक है, डिप्रिशिएशन एज पर कंपनीज एक्ट या इंड एस या इनकम टैक्स एक्ट, 3 तरह के तो होते हैं ना। ठीक ठीक है, तो डिप्रिशिएशन प्रॉपर कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर वर्किंग बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको चेक करना होता है, देखना होता है फाइनेंशियल में। ठीक है, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस। ठीक है, आपको अपने कंप्लायंस चेक कर लेने हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपके कंप्लायंस हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, इंड एस के अकॉर्डिंग आपके कंप्लायंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईयर एंड। जो आपका ईयर एंड पे जो कुछ एंट्रियां होती है एडजस्टमेंट की, पेबल की, रिसीवेबल की, सारी चीजें आपको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होती है, क्योंकि दोस्तों जिंदगी हो या अकाउंटिंग, एडजस्टमेंट की एंट्री के बिना नहीं चलता। ठीक है, तीसरा है दोस्तों रेवेन्यू एंड रिसीवेबल्स। ठीक है, रेवेन्यू एंड रिसीवेबल्स में आपको क्या चीजें देखनी होती है, आपको वेरिफिकेशन करना होता है कि आपने जो सेल्स एंटर कर रखा है वो सही से एंटर है या नहीं है, उसका जो टैक्स लायबिलिटी है वो सही से एंटर है या नहीं है, आपके जीएसटी पोर्टल से वो चीजें मैच है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसका रिकंसिलेशन बनाओ, उसको मैच करो, कहाँ गलती आ रही है चेक करो। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी रिव्यू। जो आपका रेवेन्यू को बुक करने का तरीका है वो क्या है, कौन सी पॉलिसी को आप फॉलो करते हो। ठीक है, जिस पॉलिसी को आप फॉलो करते आए हो, क्या उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो रेवेन्यू को बुक करने के लिए या नहीं, आप एक्रूड इनकम बुक कर रहे हो या कैसे बुक करते हो, जब रिसीव हो जाता है तब बुक करते हो, ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है। इसमें अगर कुछ चेंजेस है तो उसका रिपोर्ट करना पड़ता है टैक्स ऑडिट में। डन। उसके बाद दोस्तों डेटर्स एजिंग एनालिसिस। जो आपके डेटर्स है उसको आपको एजिंग बनाना पड़ता है, कौन से करंट है, कौन से नॉन करंट है, कौन से एडवांस है, कौन से क्या है। ठीक है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, कोई भी ऐसा डेटर्स जो आपको लगता है कि यहाँ से हमें पैसे नहीं आएंगे, ठीक है, तो उनके लिए आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा डाउटफुल डेब्ट्स में। जहाँ पे आपको संदेह है कि ये पैसा नहीं आएगा तो आपको प्रोविजन बना लेना चाहिए, क्योंकि उसको खड़ा रखने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू हेड में आप देखोगे रिलेटेड पार्टी होता है, जैसे आपके फैमिली मेंबर हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, उनके जो भी उनके साथ आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखना है कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी हो रहे हैं वो एज इट इज सही है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर गलती होने के चांसेस यहाँ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है परचेज एंड पेबल। ठीक है, परचेज इनवॉइस टेस्टिंग। जो आपने परचेज की बुकिंग कर रखी है अपने टैली में, क्या वो सही है यानी उसका सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है। स्टेचुअरी ऑडिट में सबसे बड़ी चीज जो होती है दोस्तों वो होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। आपके बुक्स में जितनी भी चीजें आपने डाल रखी है उसका सोर्स क्या है, सबसे पहले सोर्स वेरीफाई करो और उस सोर्स से अपने बुक्स को वेरीफाई करो कि आपके सोर्स में जो चीज है वो आपके बुक्स में है नहीं है। बस अगर ये आप मैच करोगे तो आपको गलती का पता खुद ब खुद चल जाएगा और उसे आप ठीक भी खुद ब खुद कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्रेडिटर्स कंफर्मेशन। आपको अपने क्रेडिटर्स से कंफर्मेशन लेना है कि जो बैलेंस आपके बुक्स में आ रहा है क्या उन्हीं उनके बुक्स में वो बैलेंस आ रहा है या नहीं, अगर नहीं आ रहा है क्या डिफरेंस है, चेक करो। आपको अपने लेजर से उनको लेजर को मैच करना है, कहाँ पे डिफरेंस है, क्या है, उसको सही करना है। वैसे कोई वेरिएशन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक्सपेंस लेजर स्क्रूटनी। जितने भी खर्चों के लेजर है उसका स्क्रूटनी करो कि सही हेड में जा रहा है या नहीं जा रहा है। कोई ऐसे खर्चे जो आपने गलत दिखा रखे हैं, कोई ऐसे खर्चे जिसके कोई बिल नहीं है, तो आपको इस सब चीज का टेस्ट करना है, चेक करना है, उसको एंज्योर कर लेना है, फिर उसको प्रोसेस करना है, ताकि फाइनेंशियल में जो हम रिपोर्टिंग करेंगे वो सारी रिपोर्टिंग हमारी सही हो, कोई रिपोर्टिंग हमारी गलत ना हो। ठीक है, कट ऑफ टेस्टिंग फॉर ईयर एंड ट्रांजेक्शन।
सारे ईयर एंड पे जितने भी ट्रांजेक्शन हमने किए हैं, एडजस्टमेंट एंट्री किए हैं, सारी चीजें किए हैं, क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। इन सबको हमें चेक करना होता है किसके अंदर, परचेज एंड पेबल्स के अंदर, ठीक है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो आपके बुक्स में जितने भी हेड्स होते हैं ना, उस हेड्स में जितने भी लेजर्स है, जितने भी एंट्रीज है, आपको अगर आप एक मेन चीज समझ जाओगे कि उसका सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है और सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके बुक्स मैच है या नहीं, बस क्लियर, ठीक है। स्टेचुअरी ड्यूज एंड कंप्लायंस, इसमें आपको देखना होता है कि जीएसटी रिटर्न रिकनसाइल्ड है कि नहीं बुक्स के साथ, मैच है कि नहीं सेल्स और आउटपुट और इनपुट टैक्स, ओके। टीडीएस डिडक्शन एंड रिटर्न फाइलिंग चेक, टीडीएस डिडक्शन सही से हो रहा है या नहीं, जिस पे कटना था उस पे कटा या नहीं, कम कटा या ज्यादा कटा, जो आपने काटा उसका पेमेंट आपने किया या नहीं गवर्नमेंट को, ठीक है। पीएफईएसआई पेमेंट वेरिफिकेशन करना है कि जो पीएफईएसआई का पेमेंट कटना चाहिए वो कट रहा है कि नहीं, ड्यू डेट जो है 15 उस पे पेमेंट हो रही है या नहीं हुई, अगर नहीं हो रही है तो वो खर्चे डिसअलाउ हो जाएंगे आपके। आरओसी फाइलिंग, आरओसी फाइलिंग आपका टाइम टू टाइम हो रहा है या नहीं, जिसमें एओसी 4 MGT 7 नाम का फॉर्म जाता है जिसमें बैलेंस शीट जाती है आपकी एनुअल, ठीक है, वो आपकी जा रही है या नहीं जा रही, वो कंप्लायंस चेक करना आपका काम है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल फॉर कंपनी, जिस कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हैं उसका इनकम टैक्स रिटर्न भी लास्ट ईयर फाइल हुआ है या नहीं हुआ है, सारी चीजें, ठीक है, आपको देखनी होती है। एडवांस टैक्स कितना दिया हुआ है, टैक्स प्रोविजन की एंट्री हुई है या नहीं हुई है, 26 ईयर्स प्रॉपर बुक है या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको स्टेचुअरी में देखनी होती है। फिक्स्ड एसेट्स, दोस्तों फिक्स्ड एसेट्स का रजिस्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आपको एक प्रॉपर फिक्स्ड एसेट्स की फाइल बनानी चाहिए, फाइल होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप सारा डेट वाइज अपने फिक्स्ड एसेट्स की लिस्ट जो है वो बना सको, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज सही से हो सके। जब आप सही से लिस्ट बनाओगे तभी तो उस पर डिप्रिसिएशन सही से चार्ज होगा। क्या करेंट ईयर में आपका क्या एडिशन हुआ है फिक्स्ड एसेट्स में, क्या डिलीशन हुआ है, ये सारी चीजें आपको वेरीफाई करनी है। फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, जो आपने फिक्स्ड एसेट्स अपने बुक्स में दिखा रखी है वो फिजिकल आपके पास सही में है या नहीं। डिप्रिशिएशन कंप्यूटेशन एज पर कंपनीज एक्ट एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, दोनों चीजें आप अपने बुक्स में करके रखोगे अपने बैलेंस शीट में। कंपनीज एक्ट का अलग रूल है और इनकम टैक्स एक्ट का अलग रूल है, और दोनों के वेरिएशन से दो चीजें निकल के आती है, एक तो डिफर्ड टैक्स एसेट्स और एक डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। टाइम डिफरेंस के कारण ये चीजें निकल के आती हैं। मैं डिफर्ड टैक्स एसेट्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी पे एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस स्टेटस, आपके कैपिटल जो है वर्क इन प्रोग्रेस में कितना लगा हुआ है, क्या कैपिटल है, उसमें क्या चेंजेस हुई है, सारा चीज चेक करना है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको रिपोर्टिंग करनी है। और स्टेचुअरी ऑडिट का मतलब ही है कि आप अपने बैलेंस शीट में जो कुछ भी दिखा रहे हो उसका सोर्स क्या है, वो आपके पास उसका क्या प्रूफ है, आपने जो दिखाया वो सही है या नहीं है। साइन करने का मतलब होता है ना दोस्तों, आपने साइन किया है, उसमें जो भी लिखा है वो सब सही होना चाहिए। जो उस पेपर पे अगर आपने साइन कर दिया, एक प्रोफेशनल का साइन है, इसका मतलब कि वो पेपर पेपर नहीं, एक सर्टिफिकेट है जो ये बताती है कि उसमें जितनी भी चीजें हैं वो सही है। अगर उसमें कोई इन फ्यूचर कभी गलती पाई जाती है तो इस पे एक्शन होता है, इस पे बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसमें जो भी डाल रहे हैं वो एग्जैक्ट सही सही ही होना चाहिए, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास होना ही चाहिए, करेक्ट। बैंक एंड कैश, दोस्तों बैंक एंड कैश में क्या देखना होता है ना, आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है। एज पर स्टेटमेंट आपके बुक्स में वही बैलेंस होना चाहिए जो आपके स्टेटमेंट में है। इसमें कुछ डिफरेंसेज आते हैं, उसके कारण है कि कुछ जैसे चेक आपने इशू किया वो बैंक में लेट से पहुंचा, कुछ बैंक के चार्जेस काटे जो आपके पास आपने नहीं बुक किया, कुछ चीजें ऐसे होती हैं, तो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैच कराना होता है। बैंक से कंफर्मेशन लेटर ले लो तो बहुत बेटर है, क्योंकि बैंक कंफर्मेशन लेटर में पता चल जाएगा कि एज ऑन डेट आपका क्या बैलेंस बैंक में आ रहा है, तो आप उसे वेरीफाई कर लो कि हमारे बुक्स में वो चीज है या नहीं है। नहीं है तो सही कर सकते हो आप, नो इशू। कैश बैलेंस वेरिफिकेशन या कैश ऑडिट, कैश को आप फिजिकली जो है आपके बुक्स में दिखाया गया है एज ऑन डेट, आप फिजिकली काउंट करोगे सही में उतना कैश है कंपनी में या नहीं है, ठीक है। कैश के अकॉर्डिंग जितने पेमेंट किए गए हैं कैश से, उसका फाइल मेंटेन है या नहीं, वाउचर की सपोर्टिंग लगे या नहीं, ऑथोराइज सिग्नेटरी है या नहीं, कोई ऐसा पेमेंट तो नहीं है जो 10,000 से ज्यादा है कैश में, ठीक है। देन लोन या ऑडी अकाउंट रिव्यू, जितने लोन या ऑडी अकाउंट है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लोन सही से बुक हो रहे हैं, इंटरेस्ट पे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सारी चीजें आपको चेक करनी है। किससे, सोर्स डॉक्यूमेंट यानी लोन स्टेटमेंट, जो भी जिसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उससे वेरीफाई करना, क्लियर। इन्वेंट्री,
इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चेक करना है कि आप जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, डीपो कर रहे हैं, पीपो कर रहे हैं, वेटेज कर रहे हैं क्या। इसके 3 तरीके होते हैं दोस्तों, जब आप पढ़ोगे तो आपका पता चलेगा। सारी चीजें मैं एक ही वीडियो में तो नहीं बता सकता, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो बताइएगा, वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट, आपको फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करना है, उसका रिपोर्ट देना है कि क्या जो स्टॉक बुक्स में दिखाया गया है क्या वही एक्चुअल में है या नहीं। स्टॉक ऑडिट के लिए वैसे दूसरे ऑडिटर होते हैं, आप उनसे रिपोर्ट मांग सकते हो, स्टॉक ले सकते हो रिपोर्ट, और आप इंश्योर कर सकते हो कि अगर कोई सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है और वो सही है तो ठीक है। इन्वेंट्री जो होते हैं उसके एजिंग रिपोर्ट बनाने हैं, ठीक है, कि कौन सी इन्वेंट्री है जो कितने टाइम से है, ओल्ड है, न्यू है, कब आए नहीं आए, एजिंग रिपोर्ट, ठीक है। ऑब्सोलेट या स्लो मूविंग स्टॉक प्रोविजंस, कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो स्लो मूविंग होते हैं, बहुत टाइम से रखे हुए हैं आपके पास और उसका मूविंग नहीं हो रहा है, तो आपको उसे जो है प्रोसेस में लेना है। कैसे करना है, आपको ये चीज अपनी नजर में लेनी है, अपने ध्यान में लेना है, अपने हैंड में लेना है, उसको ठीक करना है। लोन्स एडवांस एंड इन्वेस्टमेंट का क्या कंप्लायंस है, लोन्स जितने भी है उसके एग्रीमेंट होने चाहिए, उस एग्रीमेंट को आप रिव्यू करो, ठीक है। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस एज पर स्टेटमेंट जो है वो आपके बुक्स में मैच है या नहीं है। सेक्शन 185 एंड 186 का कंप्लायंस चेक करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन करनी है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी वैल्यूएशन कितनी है, उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, उस इन्वेस्टमेंट पे आपकी ऑनरशिप है या नहीं है ये प्रूव करनी है। इंटर कॉर्पोरेट्स लोन एंड एडवांसेस, ऐसे कुछ लोन्स या एडवांसेस जो आपने इंटर कॉर्पोरेट से लिया है, ठीक है, तो उन सब चीज का जो है आपको वेरिफिकेशन करना है। ऑडिट रिपोर्ट प्रिपरेशन, कारो 2020 चेकलिस्ट कंप्लीशन इफ एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आपके कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल है तो आप उसकी चेकलिस्ट बनाओ और कारो चेक करो कि क्या क्या चीजें आपको कारो में चाहिए, आपके बुक्स में वो चीजें हैं या नहीं, ठीक। डायरेक्टर्स रिपोर्ट रिव्यू, डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है वो आपको देखनी है, रिव्यू करना है क्या क्या चीजें हैं आपके बुक से मैच है नहीं है, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग सारी चीजें सही जा रही है या नहीं जा रही है। बोर्ड रिपोर्ट या एजीएम नोटिस चेक करोगे कि बोर्ड रिपोर्ट सही से मीटिंग हो रही है, एजीएम मीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, डायरेक्टर्स की बोर्ड रिपोर्ट में क्या इश्यू आ रहा है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ड्राफ्टिंग एंड फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आपको ऑडिट रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग करनी है, फाइनलाइजेशन करना है अपने ऑडिट रिपोर्ट की, ताकि आप बैलेंस शीट बना सको। जब ऑडिट फाइनल हो जाएगा तभी तो बैलेंस शीट बनाओगे, सारी चीजें इंश्योर करने के बाद कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, उसके बाद आप मैनेजमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन लेटर लोगे कि हमने आपको ऑडिट करके दे दिया, आपने देख लिया सारी चीजें सही हो गई, अब हम बैलेंस शीट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप उसे कंफर्मेशन ले सकते हो मेल पे, ठीक है। फाइनल रैप अप, डिस्कस ऑडिट ऑब्जर्वेशन विथ मैनेजमेंट, आपने जो ऑडिट करी उसे आपको अपने मैनेजमेंट से डिस्कस करना है कि सर ये चीजें मैंने ऑडिट करी है, ये पॉइंट्स मुझे निकल के आए हैं, इसका कैसे क्या सॉल्यूशन है, इसको कैसे ठीक कराया जाए, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में इसको एप्लीकेबल कराया जाए, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑडिट पॉइंट्स इफ पॉसिबल, अगर आपने ऑडिट में कुछ पॉइंट्स निकाले हैं तो उसका रेक्टिफिकेशन करवाना है, उसको सही करवाना है, उसको अपडेट करवाना है। ऑब्टेन ऑल कंफर्मेशन बैंक्स डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सारे डेटर्स, सारे क्रेडिटर्स और सारे बैंक के जितने भी आपको कंफर्मेशन लेटर लेना है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंफर्मेशन लेटर एक पक्का प्रूफ होता है जो ये प्रूफ करता है कि आपका काम सही है, ठीक है। तो जहां तक हो सके आप कंफर्मेशन लेटर लेने की कोशिश ज्यादा करें, नहीं मिलती है तो आप ऐसे भी काम अपना अलग तरीके से चला सकते हो, बट कंफर्मेशन लेटर अगर मिल रहा है तो दिस इज वेरी गुड, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स, जितने भी आपके ऑडिट वर्किंग पेपर्स आपने ऑडिट बनाए हैं उन सबका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, प्रॉपर वर्किंग बनानी है, ठीक है। साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल, ठीक है, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट की साइनिंग होती है, उसके बाद फाइनेंशियल बनाए जाते हैं, ठीक है। यूज SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। SA 230 जो है स्टैंडर्ड 230, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हो। वो क्या होता है मैं आगे बात करता हूँ। फॉलो SA 315 फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनल कंट्रोल्स अंडरटेकिंग्स। ऑलवेज अपडेट योरसेल्फ विद चेंजेस इन कंपनीज एक्ट 2013, कारो एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आपको दोस्तों
बैलेंस शीट में सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की समझ होनी चाहिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की समझ होनी चाहिए, कहाँ पे कंपनीज एक्ट के कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो समझ होनी चाहिए, कारो कहाँ एप्लीकेबल होते हैं वो रूल्स समझ में होनी चाहिए, तब आप जो है प्रॉपर एक ऑडिट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे 230 क्या कहता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर मेंटेन करना। ऐसे 230 कहता है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 230 कि ऑडिट के दौरान जो भी काम किया गया है उसका रिटेन एविडेंस वर्किंग पेपर्स मेंटेन किया गया है या नहीं। ठीक है, रिटेन में, ठीक है, रिटेन एविडेंस आपके पास होना चाहिए। इससे यह साबित होता है कि ऑडिट सिस्टमैटिकली और प्रोफेशनली किया गया है। ठीक है, कोई भी चीज सिस्टमेटिकली और प्रोफेशनली तभी माना जाता है जब आपने उसका वर्किंग पेपर बनाया हो, रिटेन में आपके पास कोई एविडेंस हो, क्योंकि बिना एविडेंस के कोई भी चीज नहीं मानी जाती। एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जैसे लेजर स्क्रूटनी नोट्स आपने बनाए कि नहीं बनाए, सैंपल इनवॉइसेस की जांच का रिजल्ट क्या निकला, इंटरनल कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन आपने किया, आपको क्या रिजल्ट मिला, रिस्क असेसमेंट सीट्स में आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको क्या मिला। ठीक है, एक वेल डॉक्यूमेंटेड फाइल न सिर्फ क्वालिटी को दिखाती है बल्कि फ्यूचर में रेफरेंस के लिए भी यूजफुल होती है, स्पेशली पीर रिव्यू या क्वालिटी रिव्यू के समय। आपने अगर सही से फाइल मेंटेन किया है, सही से फाइल बनाया है, इन फ्यूचर अगर डिपार्टमेंट से कभी कोई नोटिस आती है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप दिखा सकते हो कि ये लो जी, ये रहा फाइल, हमने इस तरह से अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की हुई है, हमने प्रॉपर वर्किंग की हुई है, प्रॉपर ऑडिट की हुई है, ये आप देख सकते हैं कि हमारा कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं। SA 315 ये कहता है कि आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अनुसार ऑडिटर को यह समझना जरूरी है कि किसी भी गलत रिपोर्टिंग का रिस्क कहां और कैसे हो सकता है। अगर कोई गलत रिपोर्टिंग आपने बुक में कर दी है तो उसका रिस्क कहां पर जाएगा और कैसे हो सकता है। इसलिए आपको क्लाइंट्स के जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, जैसे ऑथोराइजेशन प्रोसेस, जो इनवाइसेज होते हैं, जो खर्चे होते हैं, जो जितने भी एंट्रीज हैं, जो भी बिल्स होते हैं, उसका ऑथोराइजेशन का प्रोसेस क्या है, कौन ऑथोराइज करता है, कैसे होता है, आपको समझना बेहद जरूरी है, ताकि आप जब चेक करो तो आइडेंटिफाई कर सको कि ये जो ऑथराइजेशन है वो सही है या नहीं है। अप्रूवल सिस्टम, आप देखोगे कि यहाँ पर जो पेमेंट्स होते हैं, यहाँ पर जो खर्चे होते हैं, उसे कौन अप्रूव करता है, कैसे अप्रूव होता है, क्या तरीका है, उसे आपको समझना बेहद जरूरी है। मेकर चेकर कंसेप्ट ETC, कौन मेक बनाता है, कौन चेक बनाता है, कौन मेकर है, कौन चेक करता है, कौन बनाता है, कौन से चेक करता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। इन सब चीजों को जब आप एनालाइज करोगे, समझोगे, तो आपको समझ आएगी कि इंटरनल कंट्रोल्स कैसे चल रहे हैं और आप अपना काम बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सेफली और बहुत ही सही कर पाओगे। इससे आप हाई रिस्क एरिया को जल्दी पकड़ सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे एरिया है जिसमें हाई रिस्क है, जिसे चेक करने से हमें गलती मिल जाएगी और हमारा काम जो है वो सही से हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे रेवेन्यू ओवर स्टेटमेंट्स, फेक एक्सपेंसेस, तो आपको अगर आप कंट्रोल समझ जाओगे ना, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे चलता है, तो आप ये भी जान जाओगे कि गलती कहाँ पे निकलेगी। ठीक है, प्रैक्टिकली टिप्स, रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करने के बाद वहां ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना होता है। आपको जब पता चल रहा है कि जहां पे ज्यादा गलती है ना, वहां पे आप अपने ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर को लगाओ, ज्यादा बारीकी से चेक करो, ज्यादा सही से उसको देखो, सैंपलिंग लो, कंफर्मेशन लो, रीचेक करो, दोबारा चेक करो, वाउचर्स चेक करो। ठीक है, तो आपको गलतियां निकल के सामने आएगी। कंपनीज एक्ट 2013 में अपडेट से हमेशा अपडेट रहना होता है दोस्तों। जब भी, जाहिर सी बात है, आप किसी कंपनी का काम कर रहे हो तो आपको कंपनीज एक्ट की कोई फॉलो करना होता है। तो कंपनीज एक्ट में लगातार अगर कुछ चेंज हो रहे हैं तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है, और कौन सा सेक्शन के अंतर्गत क्या चीजें होती है, उन सेक्शंस को याद रखना है, उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, जैसे सेक्शन 139, ये इसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। सेक्शन 143, इसमें ऑडिटर्स की ड्यूटीज और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। सेक्शन 185 या 186, इसमें लोन एंड इन्वेस्टमेंट्स के नियम होते हैं। कारो 2020, ऑडिटर्स को किन किन पॉइंट्स पर रिपोर्ट करना है। मैं दोस्तों एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कंपनीज एक्ट की सारी चीजें एक एक करके सही से बताऊंगा। MCA की वेबसाइट या ट्रस्टेड CA फोरम से नोटिफिकेशन रेगुलेटरी चेक करना होता है। आप MCA की वेबसाइट से कर सकते हो रेगुलेटरी चेक की क्या चीजें चल रही है, कैसे क्या चेंज हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा।
मंथ में एक बार आपको रिसेंट अपडेट्स इन कंपनी लॉ अगर कुछ चेंजेस हुआ है अपडेट्स हुआ तो ये ऐसा फील्ड है जो चेंजेस होते रहते हैं इसमें, तो आपको उसका ओवरव्यू करता रहना है, चेक करते रहना है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सही से एप्लीकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल है उसे सही से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज की समझ आपको होनी चाहिए, इसे आपको चेक करना है, क्योंकि आपको जब फाइनेंशियल बनाओगे तो उसमें एक एक चीजें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग दिखाई जाते हैं, कुछ भी अपने मन से नहीं दिखाया जाता। हर फाइनेंशियल एलिमेंट्स जैसे रेवेन्यू हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजंस हो गया, इस पर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स अप्लाई करें, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 या इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 जिसमें रेवेन्यू को रिकॉग्निशन किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 या इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जिसमें फिक्स्ड एसेट्स या डिप्रिसिएशन का फिक्स्ड एसेट्स और डिप्रिसिएशन का रिकॉग्नाइज किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 या इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 जिसमें प्रोविजंस और कंटीजेंसीज को प्राथमिकता दी जाती है। रॉन्ग एप्लीकेशन से फाइनेंशियल मिस्टेक हो जाते हैं और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उसमें गलत चीजें हैं उसको इंश्योर करे, गलत चीजों को दूर करे, गलतियों को दूर करे और सही चीजें अपने फाइनेंशियल में दिखाए। जब आप चेक कर रहे हो, स्टेचुअरी ऑडिट कर रहे हो, तो आपको अपने ऑब्जर्वेशन में या अपने ऑडिट पॉइंट्स में रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखना चाहिए। जो मैंने बहुत सारे वीडियो देखा और मैंने बहुत सारी चीजें देखी तो मुझे पता चला कि लोग अपने ऑब्जर्वेशन में कहीं भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंशन नहीं करते, जो कि बहुत ही गलत है। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साथ में मेंशन करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या कहता है और उसको सही से एप्लीकेबल, सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे आपका नॉलेज भी गेन होगा, आपको कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और आपको गलतियां भी सही से मिल जाएंगी और आप उसे ठीक भी सही से कर लोगे, ठीक है। कम्युनिकेशन विथ मैनेजमेंट एंड एमआरएल लेना ना भूलें, मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन करना ना भूलें, ठीक है। आपने काम किया है तो डिस्कस करना जरूरी है, तभी आपकी जो गलतियां निकली है वो सही हो पाएंगी, ठीक है। ऑडिट के एंड में एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लो, एमआरएल लेना बहुत जरूरी है। वो रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लो आप मैनेजमेंट से कि आपने ऑडिट किया, उनको बताया क्या गलती थी, उन्होंने दूर किया, उनसे रिटर्न में ले लो। इसमें क्लाइंट के मैनेजमेंट द्वारा क्या लिखा जाता है लेटर में, सभी जानकारी ऑडिटर को दी गई है, कोई फ्रॉड या गलत जानकारी नहीं छिपाई गई है, ठीक है, ताकि कल को आगे चल के ऑडिटर पे कोई रिस्क ना हो, ठीक है। यह ऑडिटर को एक लीगल प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि इसका मतलब होता है ट्रू एंड फेयर व्यू, और कोई भी एक्सटर्नल ऑडिटर पूरी तरह से प्रॉपर एक एक चीज को चेक नहीं कर पाता, इसमें सैंपल बेसिस पे ही चेक किया जाता है, ठीक है। तो आपको बुक्स में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अंदर की चीजें हैं जो आप नहीं देख पाए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसमें गलत दिखा दी गई है, तो वो चीजें आपके ऊपर रिस्क बन सकती है। तो इसलिए आपको रिटर्न में ये ले लेना होता है कि जो बुक्स में दिखाया गया है उसमें कोई गलत या फ्रॉड जानकारी जो ऐसी थी जो आपसे नहीं छिपाई गई है। तो ऑडिटर को एक लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, इससे फ्यूचर में डिस्प्यूट अगर होता है तो उससे हम बच सकते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट से एक क्लीन चिट एमआरएल लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। एमआरएल को ऑडिट रिपोर्ट के साथ फाइल में रखें और हमेशा डेट एंड डेजिग्नेशन और सिग्नेचर वेरीफाई करें, ठीक है। ये भी चीजें दोस्तों मैंने बहुत सारे ऑडिट्स देखे हुए हैं और बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं, ये पॉइंट्स भी काफी मिसिंग रहती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको एमआरएल लेना है और ये लेना आप भूलिएगा मत, ठीक है, क्योंकि आपको आगे चलकर ये प्रोटेक्शन देता है। और ठीक है, कुछ और चेकलिस्ट पे बात करेंगे दोस्तों। पिछले वीडियो में हम क्लियर कर रहे थे दोस्तों, अब बता नहीं पाए, वो वीडियो कट गया था बीच में, तो हम आपको स्टार्टिंग से कुछ शॉर्टकट तरीके में बताएंगे, इसमें डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर डिटेल में देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस मैच कर लो, जो क्लोजिंग था पिछले साल का ओपनिंग है या नहीं। ट्रायल बिफोर ले लो, ऑडिट शुरू करने से पहले ट्रायल ले लो, ठीक है। बैंक रिकनसाइल है कि नहीं अपने स्टेटमेंट से, वो देख लो। सस्पेंस है कुछ तो उसे क्लियर कर लो, क्योंकि लास्ट का जो होता है फाइनेंशियल ईयर एंड पे कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए, ओके। सिक्योर्ड लोन एज पर स्टेटमेंट, सारे लोन और उसके इंटरेस्ट बुक है या नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस मैच है या नहीं, ये चेक कर लो। उसके एनेक्सर्स ले लो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी खर्चे आपके बुक्स में बुक हुए हैं उसके प्रॉपर बिल है या नहीं है, ऑथेंटिकेशन है या नहीं है, ये सारी चीजें एंश्योर कर लो। नहीं है तो रिपोर्ट करो, ठीक है।
टीडीएस वर्किंग, समय से सारे टीडीएस कट रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वर्किंग बना रहे हो नहीं हो रहे हो, ये सारी चीजें आपको चेक कर लेना है। डेटर्स का रिकंसिलेशन कर लेना है, कौन से करंट है कौन से नन करंट है, ठीक है, कौन से एडवांस है, सारी चीजें आपको कर लेनी है। फिर क्रेडिटर की वर्किंग ऐसे बना लेनी है, एजिंग बनाने के लिए आपको कितने करंट डेटर है, कितने नॉन करंट है, कितने एडवांस है, कौन से ऐसे है जिसके इनवॉइस बुक नहीं हुए हैं, सारी चीजें आप एंश्योर कर लो, सारी चीजें चेक कर लो। देन जीएसटी वर्किंग बना लो। जीएसटी वर्किंग में 3 चीजें हैं, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, एज पर GSTR1, एज पर GSTR3B और एज पर बुक्स, ठीक है। GSTR1 में कितना है, GSTR3B में कितना है और आपके बुक्स में कितना है, GSTR2B में कितना है, सेल का अमाउंट, जीएसटी का अमाउंट, आउटपुट और जीएसटी इनपुट का अमाउंट, सारी चीजें देख लो, चेक कर लो, वर्किंग बना लो, कहाँ डिफरेंस आ रही है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये कर लो, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जितने भी रिलेटेड पार्टी है आपके इंटर ब्रांच, आपके जितने भी ब्रांच हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, जो भी आपके रिलेटेड पार्टी है उनकी कॉपी ऑफ अकाउंट्स लो आप, ताकि वेरीफाई हो सके कि जितना आपने दिखा रखा है उतना आपके सामने वाले के बुक्स में भी है, ठीक है। कंफर्मेशन चाहिए, सारी चीजें सही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे इंसेंटिव हो गया, क्लेम्स हो गया, इसकी क्या प्रोसेस है उसको आप समझो। जो बुक्स में दिखाए जा रहे हैं उसके आपके पास क्या सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, उस सोर्स डॉक्यूमेंट से आपकी सारी चीजें मैच हो रही है या नहीं हो रही है, आप देखो, ठीक है, उसको ठीक करो। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स के बारे में हमने बताया था, कितना एडिशन हो रहा है, कितना डिलीशन हो रहा है, प्रॉपर आपका फाइल मेंटेन है या नहीं है, ताकि डिप्रिसिएशन सही से कैलकुलेट हो सके, ठीक है। जो क्लोजिंग स्टॉक है आपके एंड डेट पे वो कितना है, जो ओपनिंग स्टॉक था वो कितना है, फिजिकली वेरिफिकेशन होना चाहिए, कंफर्मेशन लेटर होना चाहिए। स्टाफ एडवांस में जाओगे, आप देखोगे आपने एडवांस को कितना दे रखा है, करंट में कितना आपने एडवांस दे रखा है, कितने ऐसे हैं जो नॉन करंट है, कितने ऐसे हैं जो इम्प्रेस्ड है, कौन कौन से इम्प्रेस्ड है, सारी चीजें आपको इसमें क्लियर करनी होती है, ठीक है। उसके बाद पीएफ में देखना है दोस्तों, पीएफ और ईएसआई में कितने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन है, कितने एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन है, इन सब का जो बन रहा है लाइबिलिटी वो आप पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर पे कर रहे हो तो टाइम पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर टाइम पे नहीं हो रहा है तो आपको खर्चे डिसअलाउ हो जाएंगे, क्लियर। जो सैलरी पेबल है एक्चुअल में जो आपने बुक्स में दिखाया हुआ है वो आपके सैलरी शीट से मैच है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है, अगर कोई डिफरेंस है तो उसको नोट करो और अपने प्रोफेशनल के पास आप दिखाओ और वो चीजें हटाओ। इंश्योरेंस एक्सपेंस के खर्चे जो है वो सही से बुक हुए या नहीं हुए हैं, आपके पास जो इंश्योरेंस के पेपर है उसे वेरीफाई करो। लोन्स एंड एडवांसेज सही से है या नहीं है, कितना है क्या है, मैंने पहले भी बता दिया है, आपको चेक करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, कितना आपने अपने सिक्योरिटी में डिपॉजिट कर रखा है, वो चीजें चेक करो। वेलफेयर फंड में क्या चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट में क्या चीजें हैं, आपकी ऑनरशिप है कि नहीं इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। टीसीएस की वर्किंग बनाओ, जितने भी टीसीएस की वर्किंग है आपने सही से बुक किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, 26 ईयर्स से मैच है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जनरल क्वेरी जो आपने काम किया उस पर आपकी क्या जनरल क्वेरी बनी, ठीक है, कहाँ पे क्या मिस्टेक्स था, किस हेड में, किस चीज में, किस फाइल में, किस बिल्स में, ठीक है। ऑडिट ट्रेल दोस्तों अभी जो अपडेटेड टैली चल रही है उसमें एडिट लॉग है, और एडिट लॉग में ये पता चलता है दोस्तों कि आपने कौन सी एंट्री को कॉपी किया, क्या एडिट किया, क्या डिलीट किया, वो सारे रिपोर्ट्स बनते हैं और उस रिपोर्ट्स को बैलेंस शीट में दिखाना होता है कि इतने एंट्री को मॉडिफाई किया गया, डिलीट किया गया, उसमें क्या क्या चीजें थी, वो आपको क्लियर उसका लिस्ट बना के मैनेजमेंट से लेना होता है और आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद एमएसएमई, जो एमएसएमई होते हैं उनका पेमेंट आपको 15 दिन के अंदर कर देना होता है, 45 दिन के अंदर कर देना होता है दोस्तों। तो आपको उसका एक कंफर्मेशन लेना है कि कौन कौन सा ऐसी पार्टी है जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, उसकी कॉपी ऑफ अकाउंट्स लेने हैं, देखने हैं प्रॉपर उसका 15 दिन के अंदर पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद जब सारी ऑडिट हो जाती है तो आपको फाइनल ट्रायल बैलेंस जो है वो निकाल लेना है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपने ओपनिंग में ट्रायल बैलेंस लिया था क्लोजिंग वाले ट्रायल बैलेंस में क्या डिफरेंस आया, आपने क्या क्या चेंजेस किया है, मेजर चेंजेस, ठीक है। तो आपने समझा कि स्टेचुअरी ऑडिट, एक बार फिर से बता दूं समरी, स्टेचुअरी ऑडिट में आपको बुक्स में जितनी भी चीजें, जितने भी हेड्स है, उस हेड्स में जितनी भी चीजें आपने डाली है उसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है, और उस सोर्स डॉक्यूमेंट से आपके बुक्स की जो चीजें हैं वो मैच है या नहीं है, कहाँ पे डिफरेंस है, कहाँ पे क्या है, ये चीजें क्लियर करो, आपको स्टेचुअरी ऑडिट अच्छे से समझ आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है।
तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना, शेयर करना ना भूलें। और इस तरह की वीडियो लेकर हम और भी लगातार आते रहेंगे, ठीक है। तो आप आना मत भूलिएगा। और आपको अगर और भी किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए और डिटेल्स में चाहिए, जितना डिटेल्स में चाहिए उतना डिटेल्स में बनाएंगे वीडियो, लेकिन कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो धन्यवाद। मैं केशव झा और आप देख रहे थे महिनाम टैक्स हेल्प यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।